नमस्कार दोस्तों, अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दा भाई मनोविज्ञान बुक की 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आज फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और आज के जो 30 प्रश्न रहेंगे उनको हम व्याख्या सहित आपकी सेवा में हल करेंगे ताकि हर प्रश्न को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डाल्टन विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का किया। और इसका सेकंड ऑप्शन है हेलन पार्कहर्स्ट। तो बिल्कुल राइट आंसर हेलन पार्कहर्स्ट होगा। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि का विकास किया था। दोस्तों, यदि बात करें डाल्टन विधि की, तो डाल्टन विधि में बालक पर किसी भी प्रकार का कोई समय सारणी का या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, अर्थात बालक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? इसमें शिक्षक अपने अनुसार बच्चों के लिए अधिगम क्रियाओं का विकास करता है, जैसे कि खेलकूद के माध्यम से या चित्रकारी के माध्यम से। और श्रव्य सामग्री यानी सुनने से संबंधित होगी, और टंकण लिपि यानी टाइपिंग से संबंधित होगी। तो जो ब्रेल लिपि है वो अंधे बालकों के लिए होती है। इसका विकास लुइस ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। परियोजना पद्धति जिसको कि हम प्रोजेक्ट विधि भी कह सकते हैं, तो इसके निर्माता थे किलपैट्रिक। तो इस विधि में किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक व स्वाभाविक स्थितियों में पूरा किया जाता है। और किलपैट्रिक ने इस विधि को बताया है कि यह विधि करके सीखने पर बल देती है। जो कि प्रोजेक्ट विधि है, यह विधि करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? तो सीधा सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, कि लिंग में विभिन्नता। लिंग में विभिन्नता को आप शामिल नहीं कर सकते। इसमें व्यवहारिक तरीके से किसी भी प्रकार की विभिन्नताओं को शामिल किया जा सकता है, लेकिन लिंग के आधार पर जो भी विभिन्नताएं हैं वो आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शामिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, यानी कि जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार का अध्ययन सभी प्रकार के बालकों का किया जाता है, चाहे वो समस्यात्मक बालक हो, चाहे वो कम गति से सीखने वाले बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो पिछड़े बालक हो, चाहे वो सृजनात्मक बालक हो, और चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो। तो इसका राइट आंसर द होगा, इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कारक कारक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रश्न है नहीं है, यानी कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? मौलिकता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीखने की गति मंद भी होती है और उनमें शारीरिक दोष भी पाया जाता है ये। और मंदबुद्धि बालकों का जो चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन का उनमें अभाव पाया जाता है। तो मौलिकता से संबंध है, यानी बुनियादी या ओरिजिनलिटी भी बोल सकते हैं हम। तो इस चीज़ का उनमें आवश्यक नहीं है कि उनमें और किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी या मौलिकता पाई जाए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि लड़कियों में पाई जाने वाली लिंग प्रधान पितृ ग्रंथि जो पिता के प्रति प्रेम के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, जैसे अपने मनोविज्ञान में ये 2 प्रकार की जो पितृ और मातृ ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक तो ऑडिपस होती है और इलेक्ट्रा होती है। जो ऑडिपस ग्रंथि होती है वो माता के प्रति प्रेम में, यानी कि लड़कों में पाई जाती है, और इलेक्ट्रा जो होती है वो लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम को दर्शाती है। और इसमें तीसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो शारीरिक, मानसिक और यौन वृद्धि के लिए, यौन विकास के लिए उत्तरदायी है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? यानी एक प्रणालियाँ दी गई 4, उनमें से कौन सी प्रणाली का प्रयोग सही है? तो फर्स्ट है समाजमिति प्रणाली, सेकंड है अंत्यादर्शन प्रणाली, थर्ड है विकासात्मक प्रणाली, और लास्ट है व्यक्ति इतिहास प्रणाली। यानी द ऑप्शन इसका सही होगा, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित उनके व्यवहारों का अध्ययन इसी प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार निराशावादी व्यक्तित्व के लिए कौन सा प्रकार उत्तरदायी है? तो ये सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार आते हैं। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो इनके 4 प्रकार बताए इन्होंने, रूप, कालापित्त, पीलापित्त और रक्त। तो रूप में आते हैं निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और पीलापित्त में आते हैं क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्ति, और कालापित्त में आते हैं निराशावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और रक्त के अंतर्गत आते हैं आशावादी और हर्षो उल्लास से भरपूर जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। तो राइट इसका आंसर है कालापित्त। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ए, यह आत्म केंद्रित होते हैं। बिल्कुल अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर ब, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर स,
मनोविनोदी का अभाव पाया जाता है। मनोविनोदी यानी कि हमेशा खुश रहने वाले और दूसरों को भी खुश रखने वाले मनोविनोदी होते हैं। और ऑप्शन नंबर 10 है इनके अधिक मित्र होते हैं। ये ऑप्शन पर अपने टिक लगाएंगे क्योंकि यह इसकी विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की, इनके मित्र अधिक नहीं होते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11। छोटे बालक और पागल व्यक्ति का निरीक्षण करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसमें 3 विधियां दी गई है। सहगामी विधि, सहगामी विधि में साथ में रहकर निरीक्षण किया जाता है। सहगामी यानी कि शब्द से ही पता चल रहा है सहगामी का। और एक है असहगामी, इसमें दूर से निरीक्षण किया जाता है, साथ में रहकर निरीक्षण नहीं किया जाता है। और 6 नंबर ऑप्शन है स्वाभाविक निरीक्षण विधि। तो स्वाभाविक निरीक्षण विधि है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह छोटे बालकों और पागल व्यक्ति का निरीक्षण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। स्वाभाविक निरीक्षण विधि की एक अन्य विशेषता है कि इसमें जिसका निरीक्षण किया जाता है उसे पता ही नहीं रहता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो यह विशेषता बिल्कुल प्रश्न से ही क्लियर हो रही है कि छोटे बालक या पागल व्यक्ति को ही नहीं पता हो सकता, बाकी समझदार को तो पता ही होगा कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह द भाई सर की बुक है, जो वर्तमान समय में बहुत प्रचलन में है। बहुत अच्छी बुक है और इस बुक में से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। और आप कोशिश करें कि इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करें या फिर आप इन प्रश्नों को एक पेज पर लिख लें, ताकि आप इन प्रश्नों को 2-3 बार अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी मनोविज्ञान के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। महिलाओं में लैंगिक विकास को प्रभावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये 4 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई है, तो इनकी मैं आपको अलग अलग ग्रंथि की व्याख्या कर देता हूँ। सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि जो दी गई है यह संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे जो संवेग पाए थे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि जो है यह मानसिक विकास को प्रभावित करती है। और एस्ट्रोजन ग्रंथि है जो महिलाओं में लैंगिक विकास को प्रभावित करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो ग्रंथि है यह पुरुषों में लैंगिक विकास को प्रभावित करती है। तो अपने क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महिलाओं में लैंगिक विकास को प्रभावित करने वाली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो राइट आंसर इसका सही होगा एस्ट्रोजन ग्रंथि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। व्यक्तित्व मापन की TAT परीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया तथा इसमें कुल कारणों की संख्या होती है? TAT यानी थैमेटिक एप्रिसिपिटेशन टेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इस विधि में कुल 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा 30 कार्डों का, उसमें 30 + 1 कार्ड यानी 31 कार्ड भी होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो खाली होता है। तो दोस्तों इस विधि को भारत में लेकर आई थी श्रीमती उमा चौधरी जी लेकर आई थी। इसमें भारत में विकास किया था श्रीमती उमा चौधरी जी ने, और 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए ये अत्यधिक उपयोगी है। और एक इनकी इस विधि की अन्य विशेषता है कि इस परीक्षण का प्रयोग बालक की आवश्यकताओं, समायोजन शक्ति, संबंध तथा अभिवृद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 है आलपोर्ट के शीलगुण उपागम के अंतर्गत जो महान ईमानदार व्यक्तियों में गुण पाया जाता है वो है कार्डिनल, केंद्रीय, गौण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्डिनल। कार्डिनल से मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं आलपोर्ट की, और आलपोर्ट ने भावचित्रात्मक उपागम का उल्लेख करते हुए व्यक्तित्व में 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया है। ये 3 प्रकार के जो गुण दिखाई दे रहे हैं, इन 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख आलपोर्ट ने किया है। तो सबसे फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, जिसमें जो यह गुण है जो महान व्यक्तियों में यानी कि सत्यवादी व्यक्तियों में या ईमानदार व्यक्तियों में पाया जाता है। और केंद्रीय गुण है जो यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है तो किसी में ज़्यादा पाया जाता है। और जो गौण गुण है यह विशेष तरीके से बोलना है, मतलब कि इसमें गामक क्रियाओं से संबंधित है। ये विशेष तरीके से बोलना, बैठना, उठना, चलना, खाना पीना। तो ये जो कि आलपोर्ट के तीनों शील गुण के उपागम बताए गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदेशनात्मक अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर ब, अनुदेशनात्मक अधिगम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है? यानी कि यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं, जिनमें से 3 विशेषताएं अंतर्मुखी विद्यार्थी की होगी और 1 विशेषता है बहिर्मुखी विद्यार्थी की। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और बी नंबर ऑप्शन है मजबूत भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी। सी नंबर ऑप्शन है अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। और द नंबर ऑप्शन है बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा मन ही मन में परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो मन ही मन में परेशान कौन रहता है? अंतर्मुखी विद्यार्थी। और जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है
वो मन ही मन में परेशान होने की बजाय अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि कम गति से जो बच्चे सीखने वाले होते हैं उनके लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। टॉली शिक्षण भी करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, ये महत्वपूर्ण सबसे है, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण भी देना चाहिए। यानी कि इनमें से सभी ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर द में लिखा हुआ है इनमें से सभी, ये हमारे लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से 3 ऑप्शन तो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं और एक जो ऑप्शन है वो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फर्स्ट है नशा करना, बालकों द्वारा नशा करना, ये बाल अपराध की श्रेणी में ही आएगा। और 6 नंबर ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं, कक्षा से भाग जाना बालकों का, स्कूल में कक्षा से भाग जाना भी बाल अपराध की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं, और झूठ बोलना भी बालकों का बाल अपराध की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। और ब नंबर ऑप्शन जो है, अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना, जब बालक अपने अध्यापकों का आदर सत्कार या अभिवादन नहीं करता है तो उस बच्चे को हम बाल अपराध की श्रेणी में नहीं कर सकते, उनको अनुशासनहीनता जरूर कह सकते हैं, लेकिन बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है। यानी 4 यहाँ पर अधिगम दिए गए हैं और उन चारों में से एक ऑप्शन अपने को ऐसा चुनना है जो सबसे कम महत्व रखता है। तो फर्स्ट है अधिगम का दार्शनिक आधार, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार और अधिगम के भौतिक आधार। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अधिगम का दार्शनिक आधार। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। बी नंबर है, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए। सी नंबर ऑप्शन है, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं। और द नंबर ऑप्शन है, इनमें से सभी। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों को उनकी प्रतिभा को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुधार करने के लिए उन्हें बार बार और ज़्यादा अवसर दिए जाएं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि उन्हें असाधारण होने की अनुभूति यानी एहसास करवाया जाए कि वो असाधारण है, या फिर उनको बार बार पुरस्कार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किंडरगार्टन विधि से हमेशा प्रश्न कोई ना कोई आता ही है। तो इसका राइट आंसर फ्रोबेल होगा, ए नंबर ऑप्शन। और इसके एक इसमें विशेषता बताता हूँ कि जो किंडरगार्टन विधि के बारे में फ्रोबेल ने क्या कहा था कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक माली है तथा बच्चे पौधे हैं, और यह विधि 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 22, सृजनात्मकता का प्रारंभ लगभग किस वर्ष से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष से, ब है 60 वर्ष से, स है 6 वर्ष से, और द है 13 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष की आयु में सृजनात्मकता का लगभग प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 30 वर्ष से, तो 30 वर्ष की आयु में सृजनात्मकता की उच्चतम सीमा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है 30 वर्ष में। इसके साथ साथ बता दें कि सृजनात्मकता जो होती है वह जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। यानी इसमें 4 विशेषताएं दी गई है, जिनमें से 3 विशेषताएं तो मंदबुद्धि बालकों की है और 1 विशेषता है जो मंदबुद्धि बालकों की नहीं है। चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। मौलिकता का अभाव, मंदबुद्धि बालकों में मौलिकता तो पाई ही नहीं जाती। और नेक्स्ट है बी नंबर, रुचियाँ सीमित व साधारण होती है। बिल्कुल होती है, रुचियाँ व सीमित और साधारण होती है। और सी नंबर ऑप्शन है, समायोजन योग्यता प्रबल होती है। तो मंदबुद्धि बालकों में समायोजन का भी अभाव पाया जाता है, वो समायोजन नहीं कर पाते हैं हर जगह। और द नंबर ऑप्शन है, इनमें सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इनमें सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति लेकिन बहुत मंद पाई जाती है, बहुत कम बालकों में पाई जाती है। मंदबुद्धि बालकों में तो इसका अभाव ही पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर ही होगा, समायोजन योग्यता प्रबल होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है, यह तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, अमेरिकी मंदबुद्धि एसोसिएशन के अनुसार साधारण मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो अमेरिकी एसोसिएशन ने 4 प्रकार के मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं बताई है, उनकी बुद्धि लब्धि बताई है। तो जो 20 से कम है वह तो
जो अत्यधिक मान लो कि अत्यधिक गंभीर बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है। और 52 से 67 यह बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, जो कि साधारण मंदबुद्धि बालकों की भी बुद्धि लब्धि होती है वो 52 से 67 तक होती है। और जो 35 से 51 होती है यह अल्प मंदबुद्धि बालकों की होती है। और जो 21 से 34 होती है यह गंभीर रूप से जो मंदबुद्धि बालक हैं उनकी विशेषता होती है, उनकी मंद बुद्धि लब्धि होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 25। पिछड़े बालकों की शिक्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है सरल में रुचिपूर्ण कार्य। सरल में नहीं है, यहाँ पर आप इसको एवं मान लें कि सरल एवं रुचिपूर्ण कार्य। बिल्कुल पिछड़े बालकों के लिए तो सरल एवं रुचिपूर्ण कार्य ही होने चाहिए और उनके लिए विशेष विद्यालय प्रबंधन होना चाहिए। और दोनों प्रकार की जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, जो निदानात्मक उपचारात्मक, दोनों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। पहले उसका निदान किया जाना चाहिए, फिर उसका उपचार किया जाना चाहिए उनका। और द नंबर ऑप्शन है बड़े समूहों में शिक्षा। तो जो पिछड़े बालक हैं उनको अगर बड़े समूह में शिक्षा देंगे तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, इसलिए इसका जो विशेषता नहीं है तो यही इसकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर द। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26। व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का नाम है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ की है। आप इसमें याद करने का एक तरीका देख सकते हैं कि वुडवर्थ में बार बार वह लेटर आ रहा है और परिभाषा में भी बार बार व्यक्तित्व में वह, वंशानुक्रम में वह, वातावरण में वह और वुडवर्थ में भी वह, यानी कि वह लेटर की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो आप इसको एक याद रखने का एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है लता जो स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेती है अर्थात उसमें शर्मीलेपन का अभाव पाया जाता है, तो लता किस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है? लता का व्यक्तित्व पूछा इसमें कि किस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी है बहिर्मुखी, स है ए और ब दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व उसका हो सकता है क्योंकि वह हर गतिविधि में भाग लेती है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो तो बहुत कम गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो तो खुद तक ही सीमित होकर रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। तो इसमें शर्मीलेपन का अभाव पाया जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में, और वह लता का व्यक्तित्व है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 28। शैलेंद्र को विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया, जिस कारण शैलेंद्र अपने आप को बेचैन महसूस करता है। शैलेंद्र किस प्रकार का बालक है? तो शैलेंद्र प्रतिभाशाली बालक है, क्योंकि यह प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। ना वह मंदबुद्धि बालक होगा और ना वह सृजनात्मक बालक होगा, ना वह समस्यात्मक बालक होगा। और प्रतिभाशाली बालकों की यही विशेषता है कि जब उनमें कोई काम को करने की प्रतिभा है और उनकी प्रतिभा को अनदेखा किया जा रहा है या फिर उनकी प्रतिभा को छुपाया जा रहा है या उनकी प्रतिभा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 29। एक बालक जो बाल अपराधी है इसे जेल में ना बंद करके कुछ शर्तों के लिए समाज में रहने की छूट दी गई, यह बाल उपचार कानून की कौन सी विधि है? तो किशोर न्यायालय में तो होगा ही नहीं, क्योंकि किशोर न्यायालय में क्या होता है दंड के स्थान पर सुधार पर बल दिया जाता है, और किशोर सुधारागृह भी नहीं होगा। और जो बोस्टल संस्थाएं हैं, बोस्टल संस्थाओं में क्या होता है कि 16 से 21 वर्ष के अपराधियों को रखा जाता है, उन्हें व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और लास्ट इसका जो ऑप्शन है प्रशिक्षण में क्या होता है, इसमें अपराधी को जेल में ना बंद करके कुछ शर्तों के लिए समाज में रहने की छूट दी जाती है, यानी कि प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण में वह इनका निरीक्षण करता रहता है कि वर्तमान समय में उनकी क्या सिचुएशन है। तो उसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षण। चलिए दोस्तों आज का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक भी सृजनशील होते हैं? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है हाँ होते हैं, बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल नहीं होते हैं, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णतः सृजनशील होते हैं, और द नंबर ऑप्शन है यह आवश्यक नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर यही होगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे ज़रूरी नहीं है कि वे सृजनशील हों। हाँ तो दोस्तों यह थी जो पिछला मैराथन टेस्ट हुआ था अवनी पब्लिकेशन जो मनोविज्ञान की बुक है, उसमें से हम टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमने पूर्ण प्रयास किया है हर क्वेश्चन को व्याख्या समेत आपके सामने प्रस्तुत करने का, ताकि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकें। और यह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर अभ्यर्थी हर कैंडिडेट इसका लाभ ले सकें, और भविष्य में भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।